हेलो स्टूडेंट, बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी में हम पढ़ रहे हैं भाई यूनिट फर्स्ट। और यूनिट फर्स्ट में लैंगिक पुनर्योजन टॉपिक अपना क्या चल रहा है, लैंगिक पुनर्योजन। तो जो लैंगिक पुनर्योजन में आज हम जो पढ़ेंगे टॉपिक वो है थर्ड, इसका नाम है संयुग्मन या कॉन्जुगेशन। संयुग्मन या इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो बैक्टीरिया होते हैं उनमें कॉन्जुगेशन या संयुग्मन विधि के द्वारा भी लैंगिक पुनर्योजन या आनुवंशिक पुनर्योजन पाया जाता है। तो इस विधि की खोज सबसे पहले की लेडरबर्ग व टोटम ने की। ठीक है भाई, कि जो कॉन्जुगेशन जो विधि पाई जाती है इसकी खोज सबसे पहले लेडरबर्ग और टोटम ने की। अब इन्होंने बताया कि जो कॉन्जुगेशन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले बता दें कि भाई जो कॉन्जुगेशन होता है, संयुग्मन होता है, दो जीवाणु कोशिकाओं के मध्य होता है। ठीक है, इसमें एक होती है दाता कोशिका, एक होती है ग्राही कोशिका। ठीक है, तो दाता जो कोशिका होती है उसमें प्लाज्मिड पाया जाता है। भाई डीएनए तो पाया जाता है दोनों में, दाता में और ग्राही में। जो दाता होती है उनमें प्लाज्मिड पाया जाता है। प्लाज्मिड के बारे में हमने पहले बता दिया, क्या होता है, जीवाणु संरचना में होता है कि मुख्य जीनोम के अलावा जीवाणु कोशिका में वृत्ताकार डीएनए और पाया जाता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। ठीक है, वो किस में पाया जाता है, दाता कोशिका में। और जो ग्राही कोशिका होती है उसमें मुख्य जीनोम पाया जाता है, प्लाज्मिड नहीं पाया जाता है। तो जो संयुग्मन होता है इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती हैं, एक दाता कोशिका और दूसरी ग्राही कोशिका। तो संयुग्मन विधि में दो प्रकार की जीवाणु कोशिकाएं भाग लेती हैं। ठीक है, पहली जो होती है कौन सी होती है, दाता कोशिका। सेकंड होती है कौन सी होती है, ग्राही कोशिका। तो दाता कोशिका में बताया था कि इनमें क्या पाया जाता है, प्लाज्मिड पाया जाता है। इसको हम फर्टाइल पॉजिटिव ये भी कह सकते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, प्लाज्मिड पाया जाता है। प्लाज्मिड हमने बताते हैं कि मुख्य डीएनए के अलावा वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। और जो ग्राही कोशिका होती है इसको हम बोलते हैं F नेगेटिव। ठीक है, इनमें क्या होता है, प्लाज्मिड अनुपस्थित होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि भाई जो दाता कोशिका और जो ग्राही कोशिका होते हैं इसके मध्य कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया किस प्रकार से पाई जाती है। तो यहां तक क्लियर है। तो उसके बाद देखते हैं, एक होती है कौन सी, दाता कोशिका। सपोज ये क्या है, दाता कोशिका है। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं दाता सेल। अब दाता सेल में हमने बताया था कि ये क्या हो गया, मुख्य जीनोम हो गया। ठीक है, मुख्य जीनोम के अलावा इसमें वृत्ताकार डीएनए और पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्या, प्लाज्मिड। ये हो गया प्लाज्मिड, इसको हम बोल देते हैं आनुवंशिक पदार्थ या डीएनए। ये कौन सी हो गई, दाता कोशिका। दूसरी जो कोशिका होती है ग्राही कोशिका होती है। ग्राही कोशिका में केवल डीएनए पाया जाता है, प्लाज्मिड नहीं पाया जाता है, आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, प्लाज्मिड नहीं पाया जाता। ये कौन सी हो गई, ग्राही कोशिका हो गई। अब इसके बाद क्या होता है कि इनमें जो दाता कोशिका होती है उसमें जो प्लाज्मिड होता है वो आनुवंशिक पदार्थ होता है, डीएनए के साथ जुड़ जाता है। मतलब इनमें समाकलन की प्रक्रिया हो जाती है। समाकलन मतलब जुड़ जाते हैं कौन, प्लाज्मिड और डीएनए। तो इसमें क्या होता है, भी समाकलन हो जाता है। इसके बाद इसमें जो प्लाज्मिड होता है मुख्य डीएनए के साथ क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक है,
तो जब इसमें प्लाज्मिड मुख्य डीएनए के साथ जुड़ जाता है तो ये कोशिका फिर कहलाती है HFR सेल कहलाती है। ठीक है, ये कोशिका क्या कहलाता है? HFR, हाई फ्रीक्वेंसी हो जाती है इसकी। ठीक है, और ये कोशिका ऐसे की ऐसे रहती है, मतलब ग्राही कोशिका ऐसे की ऐसे, इसमें इसके साथ कोई भी प्लाज्मिड नहीं जुड़ता है। ठीक है, तो जैसे ये वाली जो सेल होती है, दाता जो सेल होती है, इसमें HFR बनती है, मतलब प्लाज्मिड आनुवंशिक के साथ, आनुवंशिक पदार्थ के साथ जुड़ते ही इसमें जो संयुग्मन की जो दर होती है, कॉन्जुगेशन मतलब आपस में संयुग्मन होता है, उनकी जो दर होती है बढ़ जाती है और एक क्या बना लेती है? कॉन्जुगेशन ट्यूब का निर्माण कर लेती है। जैसे ये हो गई भाई कौन सी? ग्राही कोशिका, ग्राही कोशिका। ठीक है, नीचे वाली, और ऊपर वाली होती है कौन सी? दाता कोशिका। ठीक है, तो इस प्रकार जैसे ही HFR बनती है तो संयुग्मन दर बढ़ जाती है, तो एक संयुग्मन नलिका का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, क्या बन जाती है? एक संयुग्मन नलिका बन जाती है, ये ऐसे की ऐसे। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि जब संयुग्मन नलिका जब बन जाती है तो इसका जो डीएनए होता है, ठीक है, मतलब दाता कोशिका का जो डीएनए होता है किस में आता है? ग्राही कोशिका में आ जाता है। जैसे इस प्रकार से आ गया। ठीक है भाई, कैसे आया कि संयुग्मन आपस में कोशिकाएं एक दूसरे के संपर्क में आई, संयुग्मन नलिका बनी, तो जो दाता कोशिका का जो डीएनए होता है कहाँ जाता है? ग्राही कोशिका में आ जाता है। यहां तक हो गया। उसके बाद जो संयुग्मन की क्रिया होती है दो चरणों में होती है। ठीक है, एक तो होती है दीर्घ अवधि, उसके बाद ये जो होती है दो अवधि, एक तो होती है दीर्घ अवधि और एक होती है लघु अवधि। क्लियर है भाई कि संयुग्मन नलिका का निर्माण हुआ, इसके बाद ये जो प्रक्रिया होती है संयुग्मन की दो चरणों में होती है, एक तो दीर्घ अवधि और दूसरी होती है लघु अवधि। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो दीर्घ अवधि होती है उसमें क्या होता है। जो दीर्घ अवधि होता है उसमें जो दाता कोशिका का जो डीएनए आता है, संपूर्ण डीएनए आ जाता है किसमें? ग्राही कोशिका में, और क्या होता है? इनका आपस में मिल जाते हैं। यही बात समझ में? दीर्घ अवधि में क्या होता है कि दाता कोशिका का संपूर्ण डीएनए, जैसे इसमें ही दिखा देते हैं, ये संपूर्ण डीएनए इसमें आ गया, संपूर्ण डीएनए यहां पर आ गया। ठीक है, आता है तो इसके साथ जुड़ जाता है, ग्राही कोशिका के साथ जुड़ जाता है, और फिर इनमें क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन की प्रक्रिया होती है, पुनर्योजन। क्लियर है भाई कि दाता कोशिका का संपूर्ण डीएनए, संपूर्ण मतलब सारा का सारा डीएनए ग्राही कोशिका में आ जाता है और इसके डीएनए के साथ जुड़ जाता है और दोनों के डीएनए में पुनर्योजन हो जाता है, मतलब दोनों के डीएनए आपस में मिल जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है क्या कहलाती है? दीर्घ अवधि कहलाती है। अब उसके बाद दूसरी जो प्रोसेस होती है लघु अवधि। लघु अवधि में क्या होता है कि ये वाली जो स्टेज होती है इसमें से संयुग्मन नलिका के माध्यम से डीएनए आता है ग्राही कोशिका में। लघु अवधि की बात करें तो कई बार कई कारणों से क्या होती है कि संयुग्मन नलिका टूट जाती है बीच में से। ठीक है, टूट गई तो इसका संपूर्ण डीएनए नहीं आकर डीएनए का कुछ खंड ही क्या आता है? अंदर आ पाता है। लघु अवधि में क्या होता है कि कुछ कारणों से कई बार संयुग्मन नलिका टूट जाती है तो दाता कोशिका का संपूर्ण डीएनए आकर कुछ भाग ही ग्राही कोशिका के अंदर आ जाता है। तो ये ग्राही कोशिका का डीएनए हो गया। कुछ भाग जो बाहर से आया, मतलब दाता कोशिका से ग्राही कोशिका में आया, वो जो डीएनए का जो खंड होता है वो क्या कहलाता है? एक्सोजीनोट कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सोजीनोट। एक्सो का मतलब होता है बाहर, तो बाहर से जो डीएनए खंड आता है वो क्या कहलाता है? एक्सोजीनोट कहलाता है। यहां तक क्लियर है। और जो ग्राही कोशिका के अंदर पहले से ही जो डीएनए होता है, भाई ये तो पहले से ही अंदर है, इसको हम बोलते हैं एंडोजीनोट। ठीक है, जो पहले से ही अंदर होता है उसको एंडो मतलब अंदर। यहां तक क्लियर है। उसके बाद जब एंडोजीनोट और एक्सोजीनोट आपस में जब मिलते हैं लघु अवधि में, जब एंडोजीनोट और एक्सोजीनोट आपस में मिलते हैं तो इनके द्वारा जो डीएनए निर्मित होता है वो क्या कहलाता है? मीरोजाइगोट कहलाता है। ठीक है,
क्या कहलाता है, मीरोजाइगोट। इस प्रकार से दाता कोशिका का जो डीएनए होता है ग्राही कोशिका में स्थानांतरित हो जाता है, किसके द्वारा, संयुग्मन नलिका के द्वारा। तो इस प्रकार ये जो विधि होती है कौन सी कहलाती है, संयुग्मन विधि कहलाती है। तो यहां तक क्लियर। तो हम बता रहे थे संयुग्मन में क्या होता है कि दाता कोशिका में प्लाज्मिड व मुख्य गुणसूत्र के मध्य समाकलन की प्रक्रिया होती है, मतलब दोनों आपस में मिलते हैं, समाकलन की क्रिया होती है, जिससे क्या बनती है, HFR हाई फ्रीक्वेंसी जीनोम कोशिका बनती है, जीनोम सेल बनती है। इसमें संयुग्मन की दर बढ़ जाती है, इसमें संयुग्मन की दर बढ़ जाती है कि जैसे ही HFR सेल बनती है, ठीक है, मुख्य जीनोम प्लाज्मिड के साथ जुड़ता है, तो उसमें क्या होता है, संयुग्मन की जो दर होती है वो बढ़ जाती है, जिससे दाता व ग्राही कोशिका के मध्य संयुग्मन नलिका का निर्माण होता है, संयुग्मन नलिका का निर्माण होता है। ठीक है, इससे संयुग्मन नलिका क्या होता है, इससे जो दाता कोशिका का जो डीएनए होता है, दाता सेल का डीएनए या आनुवंशिक पदार्थ किसमें, ग्राही कोशिका में स्थानांतरित होता है, ग्राही सेल में स्थानांतरित हो जाता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, संयुग्मन की क्रिया प्रारंभ होती है। तो ये संयुग्मन क्रिया दो प्रकार की होती है। तो इसमें संयुग्मन क्रिया दो प्रकार की होती है। पहली जो विधि है कौन सी भाई, दीर्घावधि बताई थी हमने, और सेकंड जो होती है कौन सी होती है, लघु अवधि होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं दीर्घावधि की। दीर्घावधि में संयुग्मन किस प्रकार से होता है, इसमें हमने बताया था कि जो दाता कोशिका का संपूर्ण जो गुणसूत्र होता है या संपूर्ण जो डीएनए खंड होता है किसमें स्थानांतरित हो जाता है, ग्राही कोशिका में। ठीक है, तो इस अवधि के अंतर्गत या इस अवधि में संयुग्मन क्रिया के दौरान, इस अवधि में संयुग्मन क्रिया के दौरान दाता कोशिका का संपूर्ण डीएनए ग्राही कोशिका में स्थानांतरित हो जाता है, ग्राही सेल में स्थानांतरित हो जाता है, तथा उसमें जो प्लाज्मिड पाए जाते हैं वो भी स्थानांतरित हो जाते हैं, तथा प्लाज्मिड भी स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो ग्राही कोशिका होती है, ग्राही सेल में जो दाता कोशिका होती है, दाता, और जो दूसरी ग्राही कोशिका होती है, सेल के डीएनए का पुनर्योजन होता है। ठीक है भाई, कि जो ग्राही कोशिका होती है उसमें जो दाता कोशिका का संपूर्ण डीएनए और जो ग्राही कोशिका होती है उसका संपूर्ण डीएनए आपस में मिल जाते हैं, पुनर्योजन की क्रिया होती है। तो ये जो विधि होती है कौन सी, दीर्घ अवधि कहलाती है। दूसरी जो विधि होती है कौन सी होती है, लघु अवधि होती है, लघु अवधि।
तो इस क्रिया में क्या होता है, इस क्रिया में बताया था कि जो संयुग्मन जो नली होती है वो जल्दी ही टूट जाती है, जो संयुग्मन नलिका जल्दी ही टूट जाती है, जिसके कारण क्या होता है, संपूर्ण डीएनए खंड स्थानांतरित नहीं हो पाता, या हम कह सकते हैं कि डीएनए का कुछ भाग ही ग्राही कोशिका में स्थानांतरित हो पाता है। अतः दाता सेल के डीएनए का कुछ भाग ही स्थानांतरित हो पाता है, डीएनए का कुछ भाग ही स्थानांतरित हो पाता है। और जो दाता कोशिका से जो ग्राही कोशिका में जो डीएनए आता है, जिसको हमने नाम दिया था क्या भाई, बाहर से आता है, इसको नाम दिया एक्सोजीनोट। तो डीएनए का कुछ भाग ही स्थानांतरित हो पाता है, जिसे एक्सोजीनोट कहते हैं, जिसे एक्सोजीनोट कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बताया था कि इससे जो क्रिया करता है एक्सोजीनोट, ग्राही कोशिका के जिस डीएनए के साथ क्रिया करता है वो कौन सा होता है, एंडोजीनोट होता है। एक्सोजीनोट ग्राही कोशिका के, ग्राही सेल के डीएनए के जिस भाग से जुड़ता है या पुनर्योजित होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, जुड़ता है, उसे एंडोजीनोट कहते हैं भी, एंडोजीनोट कहते हैं। ठीक है, और जब एक्सोजीनोट और जो एंडोजीनोट जब आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, मीरोजाइगोट बनाते हैं। ठीक है, दोनों के पुनर्योजन से, मतलब एक्सोजीनोट एंडोजीनोट दोनों के पुनर्योजन से बनने वाली संरचना को क्या कहते हैं, मीरोजाइगोट कहते हैं, मीरोजाइगोट कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बनने वाली पुत्री सेल्स में, पुत्री कोशिकाओं में दोनों का आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। मतलब जब वो जीवाणु कोशिका होती है, उनसे जब नई पुत्री कोशिकाएं बनती हैं तो उसमें दोनों जो डीएनए होते हैं, मतलब दाता का डीएनए भी और ग्राही का डीएनए भी पाया जाता है, मतलब दोनों का आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। तो ये जो विधि होती है कौन सी होती है, संयुग्मन विधि होती है। यहां तक क्लियर है। इसी के साथ अपना जो लैंगिक पुनर्योजन टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो चुका है।